एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश क्राइसिस से जूझ रहा है, वित्तीय संकट वहां पर बरकरार है। इसके साथ ही वहां पर लगभग 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं दी गई है इस बार की। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि जितने भी मंत्री हैं वहां पर, चाहे वो खुद सीएम हो वहां के, वो लोग 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। लेकिन उनकी सैलरी तो अलग बात है, उन्होंने बोला कि भाई हमें वित्तीय संकट कम करना है इसलिए हम सैलरी नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि 1 तारीख को वहां पर 3 लाख लोग ऐसे थे, सरकारी कर्मचारी ऐसे थे जिनके अकाउंट में सैलरी नहीं गई। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं दी गई है, जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन नहीं दी गई है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बुरी हो गई है। इसी के साथ वहां के जो लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करिए, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट से अब ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी जितने भी कर्मचारी हैं अपनी तरफ से इस्तीफा दे देंगे अनटिल अनलेस यहाँ पर जब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। तो इसी को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वहां पर। अब देखने वाली बात यह है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है या नहीं होता है। लेकिन हमारे जानने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, क्या शर्तें होती हैं, कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, और ये जो वित्तीय संकट आया है आखिर ये क्यों आया है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब देख लेते हैं भाई न्यूज क्या है और ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशन भोगियों के खाते में 1 तारीख को ना तो सैलरी आई है और ना ही उन्हें पेंशन दी गई है। जबकि सरकार ने बोला था कि हम अपना पैसा रोकेंगे, ना कि आम जनता का पैसा रोकेंगे, ना कि सरकारी कर्मचारियों का। लेकिन उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों तक का पैसा जो है वो रोक दिया है। और वो 30-20 हजार या 10,000 5,000 लोग नहीं है, ये बहुत ह्यूज नंबर है भाई। 2 लाख लोग तो हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है, तो वो भी सरकारी कर्मचारी थे, तभी तो उनको पेंशन मिल रही थी। चलो आगे देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो जैसे बताया, पहली बार था कि उनको पेंशन नहीं मिली। राज्य में मौजूदा जो आर्थिक संकट है इसके कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञात हो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि सभी मंत्री अगले 2 महीने तक कोई भी भत्ता, कोई भी सैलरी, कोई किसी भी प्रकार का जो सरकार की तरफ से उनको वेतन भत्ता या सुविधाएं मिलती थी वो नहीं लेने वाले हैं। अच्छा, प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में इनके पास जो ऋण हो गया है विच इज 94,000 करोड़ रुपीस। हिमाचल प्रदेश सरकार पर इतना डेप्थ है। आखिर ये डेप्थ इतना अचानक से तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ही हुआ होगा ना। आपके पास चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, 2022 के चुनाव में पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और फाइनली अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से उसके ऊपर जो डेप्थ है वो बनता चला जा रहा है। अभी ये भी हम समझेंगे कि आखिर ये फ्री बीज क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट्स जो है चुनाव के टाइम कह देती हैं कि भाई हम फ्री बीज पे आपको बिजली देंगे, गैस कनेक्शन, ये सारी चीजें, ये सब है, ये आपकी फ्री बीज होती है। इनसे सरकार को कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ चुनाव में जब चुनाव का लालच देते हैं आम जनता को चुनाव के टाइम, ताकि हमारी सरकार बन जाए, और वो क्या है अपने राजस्व से ऐसे ही पैसा बांट देते हैं। उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर तो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई हमें ये फ्री चीजें जो है वो फ्री मिलेंगी, लेकिन उनको आगे तक का नहीं पता होता कि इस टाइप का जब संकट उत्पन्न होगा ना तो पूरे राज्य की स्थिति को डावाडोल कर देगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली तो क्या उनके घर में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या आप देखोगे कि रिसेशन जो आएगा वहां पर वो कितना गंदा आएगा, हर चीजों के दाम एकदम आसमान में छू जाएंगे कि आम जनता जो है उसको पहुंच के बाहर हो जाएगी, वो उसको खरीद भी नहीं पाएगी, ठीक। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलो आगे आ जाते हैं। 94,000 करोड़ रुपीस इनके ऊपर रेंट है। इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। और हमें कर्ज चुकाना है तो दोबारा से कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर देनदारियां बकाया हैं जो इनको देनी है, लेकिन अभी तक ये दे नहीं पाए हैं। इस राशि का भुगतान ना कर पाने की स्थिति में सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जो सैलरी है वो उनको नहीं मिली है। बात करें अब चुनाव की, देखिए 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े दावे किए थे।
सरकार में आने के बाद इन दावों को बेतहाशा खर्च भी करना पड़ा, क्योंकि जब आपने दावे किए कि ये हम फ्री में देंगे, ये हम फ्री में देंगे, तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, अभी उज्ज्वला योजना के तहत बीजेपी दे रही है गैस सिलेंडर्स, पैसा तो लग रहा है ना, पैसा तो जा रहा है ना, किसका जा रहा है? भारत का ही जा रहा है। हम जो अपना टैक्स पे करते हैं उसी में से वो योजनाएं चलाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, तो बीजेपी भी पैसा दे रही है, वो भी फ्री बीज है और वो भी गलत है। और यहाँ पर अभी तक जो दिल्ली गवर्नमेंट आप लोगों को फ्री बिजली दे रही थी ना, ये भी फ्री बीज होता है, इसका कोई भी लाभ स्टेट को या फिर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर आप देखोगे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलता है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, तो वैसे दिल्ली जो आपको दे रही थी फ्री बिजली, उसका भी कोई फायदा नहीं था, इवन दिल्ली को ही लॉस हो रहा था। आगे आ जाते हैं, हिमाचल सरकार ने बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही लगा दिया, लगभग 20% उनके पास कर्ज है और जो बचा हुआ है उनके पास वो ब्याज चुकाने में वो खर्च कर दे रहे हैं। आगे आ जाते हैं, क्यों बढ़ रहा है वित्तीय संकट? यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति, अभी तो टोटल मैंने बता दिया आपको 94,000 प्रति व्यक्ति, यहाँ पर जो कर्ज है वो है 1,17,000 रुपए। ठीक है, और यह देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर इनका जो कोष है वो खाली होता जा रहा है। वेतन 25 रुपए इनका जा रहा है, टोटल बजट मान लीजिए इनका 100 रुपए का है, वेतन में ये दे रहे हैं 25 रुपए, पेंशन में ये 17 रुपए खर्च कर रहे हैं, ब्याज में इनका 11 रुपए जा रहा है, कर्ज में इनका 9 रुपए जा रहा है, अनुदान जो ये आप देखिए कि योजनाएं चलाई जाती हैं, योजनाओं के थ्रू अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो हर महीने 2,000 रुपए हम इन्हें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुदान में आ जाता है 10 रुपए। टोटल अब इनका देख लीजिए, इनके पास बचे कितने, अब केवल 28 रुपए, और ये जो 28 रुपए है ये किस में दे रहे हैं? ये बाकी कर्ज ब्याज इन सारी चीजों में पे कर रहे हैं। तो इसमें ये कहां पर गवर्नमेंट के चला लेंगे अपनी जो बचा हुआ पैसा है? कैसे लोगों को सैलरी दे देंगे, कैसे लोगों को पेंशन दे देंगे, क्या सारी चीजें कर देंगे? तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा? नहीं हो पाएगा। क्या है कर्ज के बढ़ने की वजह? तो यही बताई जा रही है भाई कि हिमाचल प्रदेश पर 5 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ा है। 2022 में कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले तक राज्य का जो कर्ज था वो था 68,000 के आसपास, 68,000 करोड़। ठीक है, जो कि अब बढ़ करके 2025 में 95,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि मार्च 2022, 23, 24, 25 में किस तरह से और कितनी तेजी से बढ़ा है। देखिए, मार्च 2021 में इनका 62 था, इसके बाद मार्च 2022 में 68 हो गया, मार्च 2023 में ये 73 हुआ, मार्च 2024 में ये 86,000 करोड़ हो गया और मार्च 2025 में ये 94,992 करोड़ हो गया। तो होल सम इसको 95 कह रहे हैं। ठीक है, सालाना बजट इनका इतना पास होता है, पेंशन में इनके इतने रुपए चले जाते हैं, पेंशन खर्च इतना है, और 28,000 कर्मचारियों का बकाया जो है वो इनके पास 1,000 करोड़ है। तो कैसे ये आप मान करके चलिए कि आज आगे जो इकोनॉमी है अपने स्टेट की ये चलाने वाले। इसीलिए सबका कहना है कि भाई हमारे पास तो पैसा बच नहीं रहा है, एक काम करिए आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, अब ये वहां की स्थिति को देखेंगे। अब राष्ट्रपति शासन भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं लगाने के, ऐसे तो कहीं भी मुंह उठा करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का अर्थ है किसी राज्य में राज्य सरकार का निलंबन या फिर प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन वहां पर लागू कर दिया जाए। ठीक है, अब ये कब और किन स्थितियों में किया जाएगा? मान लीजिए वहां पर जो उस टाइम शासन व्यवस्था है वो उन चीजों का हैंडल नहीं कर पा रही है, उस अपने जो एक तरीके से सरकार है वहां की, किसी भी, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ वहां की सरकार हो, तो वो उन चीजों पर कोई वित्तीय संकट आ गया है या फिर वहां पर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, यहाँ पर ऐसे इस टाइप के दंगे भड़क गए हैं कि वो राज्य सरकार से अब संभलने वाला नहीं है, वो नहीं संभाल पा रही है। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन डायरेक्टली लागू कर दीजिए या फिर केंद्र सरकार का शासन लागू कर दीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है, ये क्या किया गया है आपको, एक लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार क्या है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बगैर भी ले सकता है, दोनों के अनुसार ही ले सकता है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार यदि विफल हो गया है तो लगेगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले या विधानसभा अपना मुख्यमंत्री ना चुन पाए तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन स्थितियों में आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुमोदन और अवधि कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा। ये अनिवार्य है, करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन को आमतौर पर 6 महीने के लिए लगाया जाता है शुरुआत में। ठीक है, यदि राज्य की स्थिति समान नहीं हुई तो अधिकतम सिर्फ हम 3 साल तक ही इसको बढ़ा सकते हैं, और ये जो बढ़ाया जाएगा वो हर 6 महीने करके बढ़ाया जाएगा, यानी कि एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए। ये सिर्फ 6 महीने द्वारा ही संसद की स्वीकृति मिलेगी एंड देन इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब आपकी 2 स्थितियां उत्पन्न हो। कौन सी 2 स्थितियां? यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तथा चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। अब देख लेते हैं अन्य राज्यों की स्थिति भी भाई कि क्या है कर्ज में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही कर्ज होगा, और भी बहुत सारे राज्य हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में इस टाइम 8.34 लाख करोड़ है, महाराष्ट्र में 7.22 लाख करोड़, कर्नाटक 5.97, आंध्र प्रदेश 4.85, केरला 4.29 करोड़ है। आगे आप लोग लगा लेना भाई, लाख करोड़ है, सिर्फ करोड़ नहीं है, लाख करोड़ है। ठीक है, तेलंगाना में 3.89 लाख करोड़ है, हरियाणा में 3.36 लाख करोड़ है, असम में बात करें तो 1.51 लाख करोड़ है और सबसे कम असम में ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 7.69 लाख करोड़ कर्ज है इनके ऊपर, पश्चिम बंगाल में 6.58 लाख करोड़, राजस्थान में 5.62 करोड़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार तो यहाँ पर सारे दिए गए हैं और सभी के ऊपर लाख करोड़ में है। ठीक है, कि बिहार की बात करें तो 3.19 लाख करोड़ कर्ज है बिहार के लोगों के ऊपर, और यूपी का स्पेशली देख लो तो 7.69 लाख करोड़ कर्ज है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें बनी हुई हैं भाई। सबसे अधिक कर्जदार राज्य की बात करें तो पंजाब की हालत यहाँ पर सबसे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब सरकार जो अपनी जीएसडीपी है इसका 45% से ज्यादा जो कर्ज उनके ऊपर हो चुका है। वहीं राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो कर्जदार है वो पंजाब होने वाला है आपका। पंजाब 47%, उसकी जीडीपी 30% से ज्यादा तो कर्ज में ही चला जाता है उनका। राजस्थान, फिर उसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और झारखंड। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूपी नहीं है जो अपनी जीएसडीपी का 30% से ज्यादा कर्ज में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको पता चल गई। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने मंत्रियों के वेतन ना लेने का अनुरोध किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो आप सभी कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है इसे कैसे निपटा जा सका है, आपकी क्या राय है, मुझे अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।